हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर। प्यारे बच्चों, इसका लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मजा आएगा इस मॉडल पेपर में। आप पहली बार देख रहे हैं। सेकंड 2027 का एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। 22 सितंबर, 22 सितंबर का एग्जाम शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ऑन द डेट ऑफ 22 सितंबर। प्यारे बच्चों, गलती ना हो जाए, पूरी दमदार तैयारी से हमें एग्जाम को देना होगा और इसी के लिए मैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करा रहा हूं। बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन टर्न्ड आउट टू बी अ रोग। प्यारे बच्चों, रोग या एडिटर की गलती है। आर ओ यहां पर गैप दे दिया, ये रोग एक ही वर्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, फाइनली इसका आंसर आपको मुझे बताना होगा क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, जिसको एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोला जाता है। चलिए आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट क्या होगा। द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन। ध्यान से सुनना। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, बाकियों को नहीं। यहाँ ये इस बंदा जो मैन है, चाहे ये सब्जेक्ट है क्या है, ये इस नाउन को कनेक्ट कर रहा है बाकी के पार्ट से। हु दे थॉट टू बी, जिन्हें लगता था जेंटलमैन, वो व्यक्ति की बात हो रही है जो लगता था। वो हम जो सोचते थे बाकी के लोग, दे एक सब्जेक्ट है, यहाँ दे सब्जेक्ट है। तो ये लोग सोचते थे इस बंदे के बारे में कि ये सच में एक जेंटलमैन निकलेगा, लेकिन वो तो एक बदमाश निकला। रोग, ROGUE, वो एक बदमाश स्काउंड्रेल निकला। सब्जेक्ट दिया गया है दे। कौन सोचते थे? ये लोग सोचते थे, बहुत सारे लोग। किसको? थॉट टू बी, इस आदमी को। सच बताओ, ये जो नाउन है, ये जो वर्ड है, एक्चुअली इस वाक्य का क्या है? ये सब्जेक्ट है। नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चे। ये सब्जेक्ट दिया गया, ये लोग सोचते थे इस व्यक्ति को, जिसको पहले ही ले लिया गया। द मैन दे थॉट, कौन सोचता था? ये लोग सोचते थे इस व्यक्ति को, जो कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा whom का प्रयोग किया जाता है, नॉट इसका हु का प्रयोग नहीं किया जाता। हु हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है और इसीलिए इस वर्ड को इस सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस का जो आता है वो आएगा। हमें ऑब्जेक्टिव केस के लिए लगाना है, क्योंकि ये जो वर्ड है सब सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसीलिए आगे आ गया। ये सब्जेक्ट मत समझ लेना कि पहले आ गया, एक्चुअल सेंटेंस है। वो लोग इस व्यक्ति को सोचते थे कि ये अच्छा निकलेगा, लेकिन ये तो बहुत बदमाश है, और इसलिए मैन के लिए आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन प्यारे बच्चे हुम होगा, और इसलिए ए पार्ट में गलती है। पहले का आंसर ए इज द राइट आंसर। किस किस का ठीक है, कमेंट बॉक्स में 100% बताने। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। द ब्लेजर्स, ओहो, ब्लेजर्स गांव वालों ने पता नहीं क्या लगाना है। मर्डर हुआ किसका? गांव वालों ने अपने नेता के मर्डर पर। गांव वाले, उनका जो नेता था, उनका जो लीडर था, मर गए उस पर। उन्होंने क्या कर दिया? पुलिस वैन को जला दिया। कोई भी चीज पुलिस वैन का जलाना कैसा एक्ट है, ये बताइए। ये किस लिए किया होगा? विरोध करने के लिए या बदला लेने के लिए? अरे, उनका नेता मरा है, उन्होंने पुलिस वैन को जलाया है, मतलब ये उनके बदले की भावना से किया गया कृत्य है। ये कितना तो मौर्न माने तो बिलाप करना होता है, लिख लेना। रोना, दुखी होना, बिलाप करना, ग्रीफ, सोरो। रोना, बिलाप करना, ग्रीफ हो गया, GRIEF। सोरो हो गया, SORROW। कंसोल्ड माने क्या? सिंपैथी दिखाना किसी को, एट द टाइम ऑफ ग्रीफ और सोरो, दुख के समय किसी को सांत्वना देना। अरे, वो सांत्वना थोड़ी दे रहे हैं, पुलिस की वैन को जला के सांत्वना थोड़ी दी जाती है। अरे भाई, पुलिस की वैन को क्या जला के उन्होंने क्या दिखाया? अपने नेता का जो मर्डर हुआ उसका बदला लेने की भावना से उन्होंने पुलिस की वैन को जलाया। कितना आसान है। इसलिए अवेंज इज द राइट आंसर। अवेंज माने लिख लेना, टू टेक रिवेंज, बदला लेना। टू टेक रिवेंज, बदला लेना। प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रोटेस्ट का मतलब टू एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करना, ये हो सकता था, बट इसका सेंस नहीं बनेगा।
हाँ, यार अवेंज नहीं होता तो हम प्रोटेस्ट लगा देते कि भाई गाँव वालों ने पुलिस वैन को जला करके और अपने नेता के मर्डर जो हुआ उसका एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया। प्यारे बच्चों, अवेंज मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब है जो यहाँ आ सकती है। उन्होंने पुलिस की वैन को जला के अपने नेता का जो मर्डर हुआ उसका 100% उन्हें बदला लिया इस फॉर्म। समझ में आया कि नहीं? मॉर्न माने रोना, बिलाप करना, दुख प्रकट करना, टू फील सॉरो, ग्रीफ। और कंसोल्ड का मतलब है टू से और टू शो द सिंपैथी और टू शो द कंफर्ट। किसी को रिलैक्स करना, आराम देना एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी और एट द टाइम ऑफ ग्रीफ और सॉरो। इसलिए दैट्स व्हाई 100% द एब्सोल्यूट आंसर इज बी। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? कोई डाउट यहाँ पर किसी को? 100%। ओहो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुम नहीं बता पाओगे भले तुम्हें पेपर आसान लगे। इसने पूछा बताइए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस वर्ड में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? जिनको एक्चुअल में नॉलेज होगी वो तुरंत कर लेंगे इस क्वेश्चन को, और जिनको तुक्का तागी से होगा उन्हें नहीं कर पाएंगे, देखना वे। फिल इन द ब्लैंक विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थोड़ी बहुत कोई गलती हो रही है सपोज करो पीपीटी में, तो ये एडिटर, मेरे जो एडिटर हैं की गलती है भाई, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है? ध्यान रखना इस बात को। रमेश गोज टू द ऑडिटोरियम। रमेश जाता है ऑडिटोरियम में, कब जाता है ये बताना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जाने का तरीका, कब 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 जाना है, कब कब, हमेशा, कभी कभी, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, कब कब जाना होता है। प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी कहानी, मैं सिंपल बता देता हूं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछिए, जो इनको नॉलेज है, ए ऑप्शन और सी क्यों नहीं होगा, लिख लो। ये दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, या नॉलेज नहीं है तो तुम तुक्का मारोगे, ये इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑलमोस्ट लिख लो, क्यों नहीं होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, 100% एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो फिर आंसर क्या हुआ? 100% ऑलवेज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये दिखाते कि कोई काम कितनी बार किया जा रहा है। ऑलवेज, ऑफन, ये सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? 100% ऑलवेज होगा। नाउ और टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट क्या है? हाउ मच, कोई काम हाउ मच कितनी बार हो रहा है, उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसलिए ये भी नहीं होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछे, ऑलवेज इज द ओनली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस फोर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। क्लियर हुआ कि नहीं? चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, बहुत अच्छा। यूएसए इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, कितना आसान है। अरे भाई यूएसए, इसमें एक वर्ड आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स, अरे कोई भी किसी भी देश का ऐसा नाम जो यूनाइटेड से स्टार्ट हो रहा है, रिपब्लिक से स्टार्ट हो रहा है, किंगडम से स्टार्ट हो रहा है, यूनियन से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सिंपल है। वो ऑलवेज टेक आर्टिकल द। यूएसए नॉर्मल अमेरिका होता तो अमेरिका से पहले द नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग, किसी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता जनरली। लेकिन यदि कोई भी नाम है किसी कंट्री का, उसमें ऐसे वर्ड आ रहे हैं, यूनाइटेड हो गया, यूनियन हो गया, किंगडम हो गया, रिपब्लिक हो गया, 100% आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए। 100%। द यूएसए इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। 100% सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। इफ यू डोंट लीव नाउ, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। इफ आ रही है, ये क्या हो गया? कंडीशनल सेंटेंस। ये हो गया अपना मेन क्लॉज, और ये हो गया इफ क्लॉज। इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेन क्लॉज फ्यूचर में। यदि तुम अभी नहीं गए तो लेट हो जाओगे। क्या कोई गलती है? फटाफट से बताइए भाई, पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पांचवें क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, बेस्ट रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। डिड नॉट लीव की जगह पे क्या कुछ सही होगा? बिल्कुल गलत नहीं है। इफ यू डोंट लीव नाउ, या तुम नहीं जाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंडीशनल इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो तुम लेट हो जाओगे, फ्यूचर में है। कोई भी गलती नहीं, नो इंप्रूवमेंट। कौन कह रहा है इसमें गलती है? विल नॉट कभी इफ क्लॉज में फ्यूचर में नहीं हो सकता, लेफ्ट नहीं आ सकता, पास्ट में नहीं हो सकता। डिड नॉट लीव पास्ट में नहीं हो सकता। इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि इफ क्लॉज पास्ट में तो मेन क्लॉज वुड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में तो मेन क्लॉज वुड हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए 100% नो इंप्रूवमेंट इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। छठवां क्वेश्चन फटाफट से बताओ। पहले तो बताओ सेरिकल्चर। जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी गुफा टाइप का, बहुत बड़ा ऐसा जगह जहाँ प्रॉपर पक्षियों को रखा जाता है।
देखो यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये हमारे एडिटर साहब की फिर से गलती है। मैं फिर बता रहा हूँ। हिस्ट्री आंसर तो क्यों नहीं होगा पहले सुन लो। हिस्ट्री में किसकी स्टडी करी जाती है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट। जो पास्ट में घटनाएँ हुई हैं, जो पास्ट में घटनाएँ हुई हैं, उनकी स्टडी करी जाती है। बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। जहाँ मछलियाँ रखी जाती हैं उसको फिशरी कहा जाता है, फिश। देख लीजिए जहाँ मछलियाँ रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको फिशरी कहा जाता है, प्लेस फॉर फिश। सेरीकल्चर का मतलब होगा सिल्क वॉर्म। सिल्क बनाने के लिए जहाँ जो सिल्क के कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म को रखा जाता है या सिल्क वॉर्म का क्या कराई जाती है यहाँ पे? प्रोडक्शन कराया जाता है। उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। इस विधि को सेरीकल्चर कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म। समझ में आ गया? पुरानी घटनाओं का कोई अध्ययन करना और उनको नोट डाउन करना हिस्ट्री कहते हैं। फिशरी अ प्लेस फॉर फिश, अ प्लेस फॉर कीपिंग और फॉर मेंटेनिंग द कंडीशन ऑफ फिश, उसको फिशरी कहा जाता है। जहाँ पक्षियों की शाला को एवरी कहते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो गलत करी है वो एडिटर साहब ने करी है। इसकी स्पेलिंग हो गई AVI AR वाई, एवियरी। लिख लीजिए भाई, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? AVI AR वाई। यहाँ वी नहीं आएगा, ये टाइपिंग की गलती है। ठीक है, 2 शब्द एडिटर साहब के लिए ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? एवियरी, इसलिए आंसर डी होगा। बहुत सारी पक्षीशाला बोला जाता है इसको। 100% डी इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट यहाँ पे? बताइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर चेंज द वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव बॉयज़, हर एक को अपना वायदे निभाने चाहिए, हर एक को। सबकी बात हो रही है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन शुड कीप वन्स प्रोमिसेस। बहुत सिंपल है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, गलत हो गया। यहाँ वंस कहाँ से आ गया? बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल है। प्रॉमिस को सब्जेक्ट बना दो। शुड के साथ क्या लगा दो? शुड बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल शुड बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ शुड बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, यहाँ वन का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन के सेंस में यूज हो रहा था। हर एक के लिए, एवरी के लिए। यहाँ कोई डेफिनेट नहीं था सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पैसे में सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। हम इसको वन को सम्मन कैसे कह सकते हैं? सम्मन की तो बात ही नहीं हो रही है। ये एक इंडेफिनिट बंदा है, सबके लिए यूज किया जा रहा है, इसलिए सही आंसर क्या हुआ? डी इज द राइट आंसर। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। यदि यहाँ सम्मन होता, सम्मन शुड कीप वन सम्मन्स प्रॉमिस या जो भी, तो हम सम्मन लगाते। इसलिए 100% आंसर प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, बस केवल ही और ये आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन, अपोजिट बताना है भाई। अपोजिट, वॉसिफेरस का अपोजिट बताइए फटाफट से। वॉसिफेरस क्या वर्ड होता है? एक एडजेक्टिव है, लिख लेना भाई, ठीक है? किसी भी चीज को कहना, वॉसिफेरस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और वॉसिफेरस माने चिल्ला के किसी चीज को कहना, एक नॉइजी वे में कहना। नॉइजी वे में कहना, लाउडली बोलना, LOUDLY, लाउडली बोलना, चिल्ला कर बोलना, हो हल्ला। आपने सुना होगा कोमोशन, डिस्टरबेंस। किसी चीज को प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, कोई बात कहना बहुत ज्यादा चिल्लाकर, बहुत हल्ला करके, बहुत नॉइजी वे में कहना। इसका उल्टा पूछा गया, बहुत सिंपल है। वॉसिफेरस हो गया क्या? लाउडेबल तो प्रशंसनीय होता है। प्रेजेबल होता है मतलब प्रेज वर्दी, जिसकी प्रशंसा की जा सके। एडमायरेबल, लाउडेबल तो होगा नहीं, लिख लेना। लाउडेबल मतलब एडमायरेबल, प्रशंसनीय। जिसने कोई बहुत अच्छा काम प्रशंसा के योग्य हो, प्रेज वर्दी हो, उसे लाउडेबल कहा जाता है। क्विट माने बिल्कुल चुपचाप रहना, शांत रहना, ये इसका आंसर हो सकता है। वॉसिफेरस मतलब चिल्लाकर बोलना, इसका उल्टा ही क्या होगा? शांति तरीके से। डेंजरस माने खतरनाक होता है। पावरफुल माने शक्तिशाली होता है। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच का आना बहुत जरूरी है। हर्ड वर्ड का ये पता होना बहुत जरूरी कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वॉसिफेरस हो गया किसी चीज को हो हल्ला करके, शोर शराबा करके, बहुत गुस्से में कह के करना। और क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप तरीके से। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। वेनिरेट एक वर्ब है, किसी को बहुत ज्यादा टू रेस्पेक्ट बोलते हैं भाई, लिख लेना। टू रेस्पेक्ट, इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, समानार्थी। इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, समानार्थी। तो वेनिरेट का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए। वेनिरेट का मतलब होता है प्यारे बच्चे, किसी की बहुत प्यार से इज्जत करना। अब रिजेक्ट किसे कहते हैं? इसका समानार्थी बताना है। किसी को सम्मान देना, रिगार्ड देना, किसी की रेस्पेक्ट करना, इज्जत करना। तो रिमूव माने तो किसी चीज को हटाना, ये हो नहीं सकता। लव माने किसी को प्यार करना, ये होगा नहीं। रिजेक्ट माने क्या होता है? किसी को नकार देना, किसी को डिसअप्रूव कर देना, डिसअप्रूवल दे देना, ये होगा नहीं। रेस्पेक्ट इज द राइट आंसर। 100% क्या होगा आंसर? रेस्पेक्ट। वेनिरेट का सही आंसर सिनोनिम्स क्या होगा? रेस्पेक्ट इज द राइट आंसर 100%। आगे चलते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
कुछ चीजें तो आंख बंद करके की जा सकती हैं। डिस्पेंस एक वर्ब है, आंख बंद करके लिख लो डिस्पेंस। डिस्पेंस के साथ आने वाला वर्ड विद होता है। किसी से मुक्त कर देना, किसी को उसके काम से मुक्त कर देना डिस्पेंस विद कहते हैं। ही विल डिस्पेंस विद योर सर्विसेज या विद हिज सर्विसेज आएगा यहाँ पे। उसको उसकी कामों से मुक्त कर दिया गया, मतलब या तो वो लापरवाह या वो काम सही नहीं कर रहा, तो डिस्पेंस के साथ आने वाला फिक्स प्रीपोजिशन लिख लो विद होता है। आंख बंद करके लगाओ, डिस्पेंस ऑन आ नहीं सकता, डिस्टेंस के साथ ऑफ कभी नहीं आते दोनों। करेक्ट फिक्स प्रीपोजिशन लिख लो, मैं पढ़ाऊंगा एक दिन की क्लास में। डिस्पेंस विद माने से मुक्त कर देना, टू गेट रिड ऑफ, आपने एक वर्ड सुना होगा टू गेट रिड ऑफ इट, किसी से मुक्ति दे देना, किसी से छुटकारा दे देना। या तुमने काम अच्छा नहीं किया तो तुम्हें तुम्हारे काम से मुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ही विल डिस्पेंस विद योर सर्विसेज या हिज सर्विसेज। 100% आंसर क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर। फिक्स प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन, इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगा द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन को क्या करने में? कंसीडर करने में, करेक्ट वर्ब लगाने में। प्यारे बच्चे पूरा इंग्लिश में बहुत ध्यान से सुन लेना, कभी इट टेक्स टाइम, इट टेक्स और यहाँ पर कोई भी मतलब मान लो पर्सन की बात हो रही है, हिम की बात हो रही है, पर्सन और टाइम की बात आ रही है, तो टू प्लस इन्फिनेटिव तो आता ही है। इट टुक टाइम, उसे समय लंबा समय लगा क्या करने में? कंसीडर करने में। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये जीरंड है, जीरंड के साथ यहाँ टू का कोई सेंस नहीं है, या टू के साथ यहाँ पे जीरंड का सेंस नहीं है, टू कंसिडरिंग। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि दो वर्ब आ रहे हैं, कंसिडर करने में और उसको वेट करने में, मतलब वे करने में, मतलब वो योग्य है कि नहीं उसको कंसिडर और वे करने में। दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस वर्ब हैं, तो दोनों के साथ टू नहीं लगाएंगे। एक टू लगाने से ही दोनों का काम चल जाएगा, एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रही है, तो दो बार टू लगाना ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि दो टू की जरूरत नहीं है, और ये इसलिए गलत हो गया कि यहाँ ये जीरंड फॉर्म में आ रही है, यहाँ ये इंडेफिनिट फॉर्म में आ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों बेस वर्ब हैं, दोनों की दोनों बेस वर्ब हैं, और इसलिए एक ही प्रीपोजिशन से काम चल जाएगा टू से, और यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसिडर एंड से जुड़ी है, दूसरी वे आ जाएगी। जब दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ आने वाला प्रीपोजिशन केवल पहले वाले से ही आएगा, क्योंकि वो सेम नेचर के हैं, इसलिए दो टू आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, और सेम बंदे की बात हो रही है। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू कंसिडर एंड वे द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। 100% बे इज द राइट आंसर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक ही वर्ड है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया ये, मतलब ये स्पेलिंग INDIGENOUS है, ई जो लिखा हुआ है, ये हमारे जो टाइपिस्ट हैं इनकी गलती है। एक बार मैं टाइपिस्ट को बुला ही लेता हूँ, सॉरी एडिटर साहब को, आ जाइए सर, प्लीज आइए, इनके लिए दो शब्द जरूर कहिएगा। हर बार मैं कहता हूँ कि पीपीटी में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक कर देते हैं, सो प्लीज एडिटर साहब से एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि अगली बार कोई मिस प्रिंट ना हो। थैंक यू सो मच। चलिए, जो आपने टेलीग्राम में पीडीएफ डाली है वो करेक्ट करके डालिए, नहीं तो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे कि इसमें कोई भी स्पेलिंग। प्यारे बच्चे याद रखना, जो टेलीग्राम में देख रहे हैं पीडीएफ को, उसकी स्पेलिंग यहाँ INDIGENOUS सी ऑप्शन है, ध्यान रखिए। ये सही स्पेलिंग है इंडिग्नियस की, ठीक है, ये सब तीनों गलत हैं। INDIGENOUS, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इंडिजिनस तो जानते होंगे, कोई भी चीज जो ओरिजिनेट हुई है अपने नेटिव प्लेस से। हिंदी क्या होती है भाई बताना एक बार? स्वदेशी। अपने यहाँ जो बनी हो, सिंपल सा फंडा है, जहां से जन्म लिया है, जहां से जो चीज ओरिजिन हुई है वहीं से पैदा हुई है, उसी को इंडिग्नियस बोला जाता है। सी की सही स्पेलिंग एडजेक्टिव है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। INDIGENOUS होते, स्वदेशी बोला जाता है। सी इज द राइट आंसर, लिख लेना कॉपी में एक बार, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आइटम फ्रेज दिया गया, अप टू द हिल्ट, क्या मीनिंग होगा? यार इनको भी तुम रट रहे हो ना, इसका मतलब तुमने इंग्लिश को कभी जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। पूरे एडम्स फ्रेज जितने इंग्लिश में वो कहीं ना किसी कहानी से बने हैं। हिल्ट माने क्या होता है लिख लो, नहीं पता होता। हिल्ट का मतलब होता है जो तलवार होती है ना, स्वॉर्ड होती है, स्वॉर्ड का ऊपरी सिरा होता है, लिख लेना नहीं पता होता। स्वॉर्ड का जो टॉप होता है, मैं बताऊं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसका हैंडल होता है, उसको हिल्ट बोला जाता है। हैंडल मतलब कहाँ होता है? लास्ट में। आप कोई भी तलवार को पकड़ रहे हो अप टू द हिल्ट, हिल्ट मतलब मैं तेरे अंदर तलवार घुसा दूंगा अप टू द हिल्ट, कहां तक? अंदर तक। इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल भी मैक्सिमम कंप्लीट स्टेज तक मैं किसी भी चीज को कर रहा हूं। अप टू द हिल्ट का मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा हूं, अप टू द मार्क नहीं होगा, अप टू द फाइनल डिसीजन नहीं होगा, कंप्लीटली होगा। मतलब
अप टू द हिल्ट का मतलब हुआ जो स्वॉर्ड फाइटिंग होती है, स्वॉर्ड फाइटिंग, तलवारों से लड़ाई होती है। तो भाई मैं जो तलवार मार रहा हूँ सामने वाले में, वो बिल्कुल जहाँ हैंडल खत्म हो जाता है, वहां तक मैं उसके अंदर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कंप्लीटली कर रहा हूँ। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए यहां से उत्पत्ति हुई है, इससे याद आता है अप टू द हिल्ट का मतलब बिल्कुल कंप्लीट लास्ट तक, मतलब मैं कुछ भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं। तेरे का इज द राइट आंसर। सर 14वां क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। हैज के साथ हमेशा यदि हाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि परफेक्ट सिचुएशन को दिखाता है। प्रेजेंट परफेक्ट को हैज प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म बी इज द राइट आंसर। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, बी प्लस के हैज प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, इसलिए 100% आंसर क्या हुआ बताइए भाई। 14वें का सही आंसर बता दीजिए एक बार, क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन क्या है? मुगल एम्परर की बात हो रही है। केम टू, हाँ उस क्या हुआ उसका, मुगल एम्परर को कौन से का इग्नोमियस एंड, मतलब बहुत बुरा अंत हुआ। इग्नोमिनियस एंड हुआ मतलब कुत्ते जैसा अंत हुआ, बहुत बुरा अंत हुआ। कौन से मुगल सेंस को देखो, एल्डर मुगल एम्परर लगाओगे क्या? एल्डर हमेशा रिलेशनशिप के लिए आती है, कोई छोटा बड़ा जो भी संबंधों में बड़ा है, बिल्कुल सही है। उम्र में जो बड़ा उसके लिए एल्डर आती है, यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं है, तुलना ही नहीं हो रही है। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि मुगल एम्परर या फिर अकबर वाज एल्डर ब्रदर टू द इसका, यहाँ एल्डर का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। लास्ट अभी बताएंगे, हो सकता है। लेटर कब आती है? कोई दो में से बाद वाला। लेटर का मतलब है कॉल यू लेटर, मतलब बाद में, आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद की बात हो तो हम लेटर लगाते हैं। यहाँ कोई सेंस बनेगा द लेटर मुगल एम्परर, समय के लिए आती है। आफ्टर सम टाइम ये भी कोई मतलब नहीं। लेटेस्ट मतलब अभी अभी, जैसे कहा जाता है तुरंत का। लेटेस्ट न्यूज हो गया, लेटेस्ट प्रोग्राम हो गया। लेट की सुपरलेटिव डिग्री है और ये लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सेंस कौन बना रहा है? सेंस बना रहा है कि जो लास्ट मुगल एम्परर है, यहाँ क्या आ सकता है, तो लास्ट या फर्स्ट या जो भी। जो लास्ट मुगल एम्परर था उसका एक बहुत बुरा अंत हुआ, इसलिए आंसर क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर। लेटर क्यों नहीं आएगा, समझ में आ गया। आफ्टर सम टाइम के लिए होता है लेटेस्ट, अभी अभी कोई काम रिसेंटली हुआ है, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट प्रोग्राम। एल्डर केवल संबंधों के लिए आता है जो एज में बड़े हैं, और इसीलिए। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। ये तो बहुत सिंपल है, कंजंक्शन बता दो फटाफट से। या तो ये स्टोरी सही है, या तो ये कहानी सही है, या फिर ये केवल अफवाह है। कितना सिंपल है। और आ रही है तो आइदर के साथ, और होता है नाइदर के साथ, नॉर होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होता है, केवल और नहीं आ सकता। नाइदर के साथ नॉर आता है, इसलिए यहाँ पे और आ रही है तो आइदर के साथ और आएगा। 100% आइदर के साथ और आएगा। आइदर द स्टोरी इज ट्रू, या तो ये कहानी सही है या पूरी तरह से फेक है, अफवाह है। आइदर के साथ क्या आएगा? और आएगा। 16 का क्या हुआ आंसर? बेस द राइट आंसर। 17वां, HEI, यहाँ EAY फिर से गलत है, मैं बता देता हूँ। यहाँ जो स्पेलिंग लिखी गई है HEIGHTEN था, ये ऑप्शन में बता देता हूँ। ये हाइट क्या है? हाइट एक नाउन है प्यारे बच्चे, लिख लेना। हाइट एक नाउन है, इसकी वर्ब पूछी गई है। तो मैं पूरी कहानी लिखा देता हूँ, लिख लो। हाइट एक नाउन है, हाई एक एडजेक्टिव है। हाई, हाई हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाता है, एडजेक्टिव है। हाईली, एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ जाएगी, तो ये एक एडवर्ब है। हाईली एक एडवर्ब है। हाइट ऑलरेडी हमें पता है एक नाउन है, उसने नाउन का वर्ब पूछा है, तो वर्ब क्या होते हैं लिख लो। हाइटन, ऊंचाई पर जाना, ऊंचा करना, हाइटन करना। HEIGHTEN, हाइटन इज द राइट आंसर। अरे बच्चे, हाइटन इज द राइट आंसर। हाइट की वर्ब क्या हुई? हाइटन हुई। हाई एक एडजेक्टिव हो गया, हाईली एक एडवर्ब हो गया, हाइट फिर से एक नाउन हो गया, और हाइटन एक वर्ब हो गई, लिख लेना हाइटन एक। ओहो, 18 19 20, 18 19 20 क्वेश्चन पैसेज के हैं, बहुत अच्छा पैसेज है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फटाफट से मुझे, प्यारे बच्चे ध्यान से देखा हुआ। हाँ प्यारे बच्चे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 20। बहुत सिंपल। जगू वाज द प्रोपराइटर ऑफ अ रेस्टोरेंट, बहुत सिंपल पैसेज है, ये भी गलत हुआ कुछ नहीं हो सकता। मैं आप कहो तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से भी करा सकता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से। चलिए, आप कहोगे सर पढ़ के मत कराइए, क्वेश्चन से बताइए। व्हाई डिड जगू लिव इन अ स्लम? जग्गू एक स्लम में, मतलब झोपड़पट्टी में क्यों रहता था? चलो इसका आंसर निकाल लीजिए।
जग्गू वाज द प्रॉप मालिक था एक रेस्टोरेंट का, हेल्प प्लेंटी ऑफ कस्टमर की सहायता करता था, बट हिज हाउस एक स्लम में था। क्यों? वन ऑफ दोज कॉलोनी, ऐसी कॉलोनी जो पूरी तरह से फटी पुरानी टूटी फूटी, जिनको क्या कहा जाता है, झोपड़पट्टी कहा जाता है मुंबई में, बॉम्बे में। और वो क्यों था? नॉट एनफ हाउस ऑफ फ्लैट्स, ज्यादा फ्लैट नहीं थे। द रेंट ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट फ्लैट वर टू हाई फॉर द पीपल लाइक जग्गू। आंसर आ गया बस। रेंट इतना ज़्यादा था फ्लैट का कि जज्जू जग्गू जैसे लोग के लिए अफ़ोर्ड करना बहुत टफ था। तो पहले का आंसर क्या हुआ? जग्गू क्यों इस एरिया में रहता था स्लम में, झोपड़पट्टी में? वो कंजूस नहीं था, वो गरीब नहीं था, बट रेंट हाँ, गरीब था मतलब, लेकिन रेंट इतना ज़्यादा हाई था कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। 18 का सही आंसर 19। बताइए, वेयर डिड हरी गो अलोंग विद मिस्टर पानावाला? जो हरी पानावाला के साथ गया, मिस्टर पानावाला के साथ क्यों गया? चलो बताते हैं। अरे एक बंदा आया है यहाँ पे जो पानावाला के साथ क्यों? हाँ, आगे चलते हैं। These six, ये जो फटी पुरानी क्लिंग्स टू द साइड ऑफ अ हिल, एक हिल थी मतलब एक चोटी थी भाई था समुद्र के किनारे। तो भी जिसमें मिस्टर पानावाला हैड टेकन हरी को लेके गया टू से क्या दिखाने के लिए? एडवांसिंग ऑफ मून, मून की एडवांसिंग दिखाने के लिए कि हाँ भाई जल्दी ही मानसून आने वाले हैं। मानसून की एडवांसिंग दिखाने के लिए गया, और इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया बताओ मुझे। बताओ, हरी जो ले गया पानावाला को कहाँ गया? टू प्लेस वेयर, जहाँ अमीर लोग रहते थे, जहाँ बोलीवार्डे का चौड़ा वाइड था, या जहाँ पे ह्यूज बिल्डिंग दिखाने, या एडवांसिंग ऑफ मानसून दिखाने के लिए? टू वॉच द एडवांसिंग ऑफ द मानसून ए इज द राइट आंसर 100%। अगला सर, क्वेश्चन क्या है लास्ट? ये बताइए जो वर्ड आए सनसाइन और सीगल, ये क्या सिग्निफाई करते हैं? पैसेज में कुछ वर्ड आए सनसाइन और सीगल, ठीक है? पैसेज में कुछ वर्ड आए हैं, क्या नाम है उनके? बोलीवार्ड की साइड में हिलके में हाउसेज हैड बीन लार्ज, बड़े-बड़े थे, बड़े-बड़े घर थे, टॉल, जिनके नाम क्या थे? सनशाइन और सीगल थे। ये किसके नाम है? हाउस के नाम है, जिसमें अमीर लोग रहते थे। तो उसने पूछा है कि जो पैसेज में वर्ड आए हैं, सनशाइन और हाउसेज ये क्या हैं? ये रोड के नाम नहीं है, ये अमीर आदमियों के नाम नहीं है, लोकेलिटी के नाम नहीं है, ये घरों के नाम है। क्या है ये? नेम ऑफ द हाउसेज है। क्या है ये? नेम ऑफ द हाउसेज है। पेपर कैसा लग रहा है? सीरीज चलती रहेगी, एक आध दिन बीच में बंद होती है, उसकी जगह पर कुछ और पढ़ाया जाएगा, लेकिन 50 पेपर का टारगेट हमें पूरा करना ही है एनी हाउ, एग्जाम से 5 दिन पहले तक। हो सकता है दिन में पेपर आपके 2-2 3-3 भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत आभार एंड जय हिंद।